हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज का नाम है अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर पार्ट 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुरेतो जो होता है वह अपनी एस रैंक के हंटर ग्रुप से निकाल दिया जाता है। वह अपनी जॉब की तलाश एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा होता है और साथ ही फिर एक लड़की के साथ वह खदान में डायमंड की तलाश में निकलता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुरेतो के द्वारा छोड़ा गया पिछले वाला ग्रुप जो कि लड़ाई दानवों के साथ लड़ रहा होता है और उनके ग्रुप में एक नया मेंबर जो ऐड हो चुका होता है। उनका जो तालमेल होता है वो आपस में बैठ नहीं पा रहा होता है। उनके आपस में ही झगड़े साथ में उनकी चौकड़ी जो होती है वो टूट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरेतो ने जो ओलिशिया के लिए जंगल में आया था उसके अंदर वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और कुरेतो बोलता है कि मुझे शाही अनुसंधान का निर्देशक बनाएंगे और मुझे इज्जत अफजाई भी होगी। यकीन नहीं हो रहा इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। यहाँ पे ओलिशिया कहती है कि जिसने तुम्हारे जादुई रत्नों का आकलन किया वह दरबार में जो है उस्ताद का काम कर। यहाँ पे कुरेतो बोलता है कहीं वो तुम्हें चकमा तो नहीं दे रही है। ओलिशिया बोलती है कि ये थोड़ा अजीब तो है लेकिन जवाब का हमें इंतजार करना होगा। हम जवाब क्या दें। तभी कुरेतो बोलता है कि प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी तरफ से ना कह देना। यहाँ पे ओलिशिया ये देख के चौंक जाती है और कुरेतो जो होता है मन में सोचता है कि पहली बात तो ये मैं औरों से ऊंचे ओहदे पे काम करने की सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात तो ये मैं ड्रैगन वाले दंत में दोबारा लौटना चाहता। ड्रैगन वाला दंत वही है जो उसका पिछला ग्रुप था। साथ ही में तीसरी ये है कि फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा काम बचा हुआ है। साथ ही कुरेतो जो है मुस्कुराता है। ये देख के ओलिशिया जो होती है वह चौंक जाती है। कुरेतो बोलता है कि जितने भी तुमने जादुई रत्न भेजे थे उससे तुम अपना कर्ज तो नहीं चुका पाओगे। ओलिशिया सरप्राइज होकर बोलती है कि मुझे उनकी कीमत तो बहुत अच्छी मिली। वो बोलती है कि आखिर वो मेरी अपनी कमाई थोड़ी ना है, मैंने जो है उसे तुम्हारे खाते में जमा कर दिया है। बस एक सोने का सिक्का अपना एक मेहनताना रखा है। यहाँ पे कुरेतो बोलता है कि मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ओलिशिया बोलती है कि कैसे नहीं करती, मैं इतनी बड़ी रकम लेती तो मैं इस पाप का बोझ जो मुझे कुचल देती। ये अपने मन में सोच रही होती है। फिर बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। फिर जो है ओलिशिया जो होती है वो कुरेतो से बोलती है अच्छा फिर जो हो तुम खनिज के लिए खुदाई करते रहो। वह बोलता है कि वह काम तो तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे ऐसी जगह मिल गई है जहाँ कल वाली जगह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर ओलिशिया जो होती है वह उसका शुक्रिया कहती है। साथ ही में ओलिशिया कहती है कि अरे कुरु तुम तो बिल्कुल भी नहीं सोए हो। कुरेतो बोलता है कि मैं सोया हूँ ना, मैं पूरे 6 घंटे सोया हूँ। क्या तुम पूरे 6 घंटे सोए हो? तो तुमने वो मकान कब बनाया? 5 घंटे पेड़ काटने के, 3 घंटे लकड़ी को आकार देना। यहाँ पर कुरेतो मन में सोच रहा होता है क्या मैं ज़्यादा सो गया क्या? ड्रैगन ज्वाला दंत के साथ तो मुझे सिर्फ 4 ही घंटे मिलते। सेवा करने वाला सबसे पहले जागेगा, बाकी सबके सोने के बाद ही सोएगा। फिर कुरेतो कहता है कि अच्छा सुनो, नींद में सोए वक्त की भरपाई भी कर दूंगा। ओलिशिया बोलती है क्या? अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिशिया और कुरेतो जो जंगल में बढ़ रहे हो। यहाँ पर ओलिशिया कहती है क्या तुम ऐसी जगह कह रहे हो? यहाँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। यहाँ पे कुरेतो कहता है कि यह तो है लेकिन पहाड़ के भूगोल के अनुसार यहाँ पे खनिज का भंडार होना चाहिए। फिर भी जो तुम 50 मीटर से ज्यादा मत खोदें, समझ गई? यहाँ पे ओलिशिया कहती है 50? कुरेतो कहता है चलो अच्छा मैं दूसरी जगह जाता हूँ। ओलिशिया कहती है तुम मेरे साथ नहीं खोदोगे? कुरेतो बोलता है कि मैं तो उस जगह के पास खोदूंगा जहाँ पे कल जो है बड़ा रत्न मिला था। ओलिशिया बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यहाँ पे कुरेतो ये कहकर निकल जाता है चलो जल्दी ही मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिशिया को एक रत्न मिल जाता है और वह जोरों से चिल्लाती है कि मिल गया और सोचती है कि क्या ये वाला पुखराज है, कितना बड़ा है ये, सोने का हो, सोने के 3 सिक्के तो मिल ही जाए। जाकर मैं क्रूज से कहती हूँ कि मुफ्त में इसे जादुई रत्न बना दे, फिर मेरे लक्ष्य की जितनी रकम मिल जाएगी। ऐसा मत करना, उस भूरे लड़के से मुफ्त में काम मत करवाना। साथ ही में वह पहाड़ों में आगे की और क्रूद को ढूंढने लग जाती है और सोचती है कि पता नहीं क्रूद क्या कर रहा होगा, शायद खुदाई के लिए इससे पूरा एक सुरंग बना चुका होगा। उससे इतनी उम्मीद तो है मुझे। ये क्या है? इतनी ज्यादा रोशनी यहाँ की काई इतनी जगमग है, इतना तो मेरी उम्मीद के दायरे में। ये जगह तो बहुत बड़ी है, उम्मीद से ज्यादा बड़ी, मेरी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा। लेकिन क्रू की बात करें तो ये उम्मीद के दायरे में ही है। यहाँ पर क्रू आता है, बोलता है कि अरे ओलिशिया मैं बस तुम्हारे पास आने के बारे में सोच ही रहा था। यहाँ पर ओलिशिया कहती है कि मुझे पूछने में डर लग रहा है कि कैसा रहा। यहाँ पर कुरेतो कहता है कि मुझे अफसोस है कि मुझे खुदाई के वक्त सिर्फ बेकार ही पत्थर ही मिले। मुझे अफसोस है कि यहाँ खुदाई के वक्त मुझे सिर्फ बेकार पत्थर ही मिले, काम के खनिज के तो यहाँ सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही मिले। ओलिशिया कहती है अरे वाह वाह ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर कुरेतो जो है उन पत्थरों को डालता है। तब ओलिशिया कहती है कि क्या ये बेकार पत्थर है? दिखने में तो ये खूबसूरत लग रहे हैं। कुरेतो कहता है कि जितने ज्यादा ये मुझे मिले हैं कीमती तो नहीं हो सकते, इस धातु का नाम तो मिथ्रिल है। यहाँ पर ओलिशिया जो होती है एकदम से सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या इस धातु का नाम मिथ्रिल? कुरेतो कहता है क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? वह कहता है कि मेरे गांव में तो इतने निकलते हैं कि इसे हम सारे ही फेंक देते हैं। ओलिशिया कहती है अरे मुझे पता कैसे नहीं होगा, ये धातु सोलियो और प्लेटिनियम से ज्यादा कीमती धातु है ये। क्या ये फेंकता है इसे? ऐसी उम्मीद नहीं थी।
तभी कुरेतो कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है? शहर में इसे पाना इतना मुश्किल है क्या? ओलिशिया के सोच रही होती है, ये सारी दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, फिर भी तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और खनिज है? कुरेतो कहता है कि हाँ है ना, ओरिहारकुम। ओलिशिया कहती है, ओरिहारकुम, ये देवताओं का धातु कहलाने वाला महाखनिज? मुझे यकीन नहीं होता कि ये इस पहाड़ में है। क्या ये तो कहीं भी निकाला जा सकता है? ओलिशिया कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुरेतो कहता है कि देखो 7 किलोमीटर गहराई तक तो ये मिल जाया करता है। क्या 7 किलोमीटर? क्या तुम 8 घंटे में इतना खोद कर वापस इतना ऊपर भी आ गए? कुरेतो कहता है, और नहीं तो क्या। यहाँ पर ओलिशिया जो होती है वह अपना सर पकड़ लेती है, फिर बोलती है, मैं फिर भूल गई, ये तो तुम हो। ओलिशिया पूछती है, क्या तुमने सुरंग का क्या किया? कुरेतो कहता है कि उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं हो। तुमने क्या 8 घंटे में उसे भर भी दिया? यहाँ पर ओलिशिया सोचती थी, अब तो मैं कुछ भी मान लूँ। अच्छा। ओलिशिया एक लंबा सा रास्ता देखती है और कहती है, क्या तुमने पहाड़ के बीच में से खोदा? और बोलती है कि इस नई सुरंग से काम जो है आसान हो जाएगा। यहाँ पर कुरेतो कहता है, अगर तुम कहो तो इसे मैं फिर से भर दूँ? ओलिशिया कहती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और सीन चेंज होता है और अमीले एक जगह का नाम है वह दिखाया जाता है। कुरेतो कहता है कि हमने 2 दिन के अंदर पूरी खुदाई कंप्लीट कर ली और वापस लौट आए हैं। यहाँ पर कुरेतो बताता है कि शमीला शहर को नवाब तहकुन के कस्बे से जोड़ने के लिए इस सुरंग को बनाया गया था और ओलिशिया ने जो है सभी व्यापारी मंडल व्यापारों को रख रखाव के लिए शुल्क लेकर उन्हें जो है इस सुरंग से आने जाने दिया और मुझसे कहा कि वह मुनाफे से कर चुका लेगी। कोई जो है उसी ब्रांच में वापस आने लग जाता है। तभी उसे पुराने दल की अपनी साथी मिलती है, वह होती है बांदा और उसे हाय करती है। बांदाना पूछती है, बोलो क्या हाल चाल है तुम्हारे? कोरे कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपके साथी भी आपके साथ आए हैं? यहाँ पर वह कहती है कि नहीं नहीं, अरे मैं भी ड्रैगन ज्वाला तंत्र से बाहर हो चुकी हूँ। कोरे कहता है, क्या? तभी बांदाना कहती है कि वहाँ पे बहुत कुछ। तभी सीन चेंज होता है। वांदाना बताती है कि किसी होटल में झगड़ा चल रहा होता है और बेंगुआ जो है वो बाहर निकल के आते हैं, जो कि ड्रैगन ज्वाला तंत्र एक मेंबर हैं। तभी पीछे से कोई बोलता है कि कैसा लगा तुम्हें उस मशहूर रेस्टोरेंट का खाना? मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे रिजर्व करवाया था। पीछे जो है वांदाना ही खड़ी होती है। तभी बेंगुआ कहता है कि कुरे ने जो भुना गोश्त बनाया था क्या वह बचा है? वांदाना कहती है कि वह खत्म हो गया, आपने जो है पूरा खा लिया सरदार। यहाँ पे बेंगुआ कहता है कि जाओ पहले जाके कुरे को लेकर आओ और जाकर हमारा खाना बनवाओ उससे, भले ही उसे मनाने के लिए उसे चोट क्यों ना पहुँचानी पड़े। वांदाना कहती है, समझ गई मैं, काम हो जाएगा और ये मैं देख लूंगी। वह वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आपका परिवहन रद्द चाहिए और वांदाना जो है वहाँ से चली जाती है। साथ में वांदाना कहती है, इतना हंगामा करके गिरफ्तार हो ही जाएगा, मान लो उसकी किस्मत अच्छी है थी कि दिवाली ने उसे बुलवा लिया, अब तो ड्रैगन ज्वाला दंत का वाकई खात्मा हो गया। होती है, चाहो तो कैदखाने में मिलने आऊंगी सरदार। वांदाना जो है वहाँ से चली जाती है और सोच के बताती है कि मैं इसे मैं ये सब तो नहीं बता सकती, बस मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे भी निकाल दिया गया, वरना मेरी निगरानी का लक्ष्य भी उसमें फंस जाएगा। यहाँ पे कुरेतो कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, उन्होंने आपको भी निकाल दिया। अब तो मेरे लिए फिर से ड्रैगन ज्वाला दंत में लौटना तो नामुमकिन सा हो जाएगा। वांदाना कहती है, आखिर तुम उसी चौकड़ी पे क्यों अटके हुए हो? यहाँ पे कुरेतो कहता है, क्योंकि मैं गोरोनोवा के एहसान तले दबा हुआ हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वांदाना कहती है कि हाँ, आखिर उसके दिखाने का काम बहुत बढ़िया था। तभी वांदाना कहती है, अरे हाँ कुरे, तुम हेलोवर्थ जा रहे हो ना, किसी काम की तलाश है ना तुम? कुरे कहते हैं, हाँ। तभी वांदाना कहती है कि क्या है, मेरे परिचित के कारखाने में लोग कम हैं इसलिए परेशान है, ताकि तुम हाथ बटाओगे तुम? तभी कुरे तो कहता है, कारखाना क्या होता है? यहाँ पे वांदाना बताती है कि यहाँ पे सिर्फ 9 अद्भुत माहिर ही हैं जिनके पास राजकीय अनुमति है, उनमें से जो है एक माहिर मुश्किल में है। हाँ, उनके पास जाओगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। कुरे कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा? तभी वांदाना उसके गले में हाथ डाल के कहती है कि खुद पर विश्वास करो, सिफारिश मैं करूंगी। तो यहाँ पे कुरे कहता है कि तो फिर मैं ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे कुरे कहता है, फिर तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। तभी वांदाना कहती है, ठीक है, ये रहा नक्शा। यहाँ पे कुरे नक्शा ले लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुरे जाता है और साथ में कहता है कि जल्दी ही मिलेंगे। वांदाना मन में सोच रही होती है, बाप रे बाप, महाज्ञानी की शिष्या होना जरा भी आसान नहीं है। यहाँ पे बताते हैं कि अद्भुत खाने वह कारखाने हैं जहाँ पर दवाइयाँ, जादू की तलवारें, उपकरण वगैरह बनते और बिकते हैं और आज के अद्भुत खाने वाले मुखिया अद्भुत माहिर कहलाते हैं और उन्हें विकास और विज्ञान के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं, उन्हें सरताज के बराबर का दर्जा दिया जाता है। पूरे चलता हुआ सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था यहाँ पर एक अद्भुत खाना भी है। और एक बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, क्या ये वही जगह होगी? पर ये तो किसी आम आदमी का घर लगता है, अरे यही पता तो दे रखा है। कुरे जो है दरवाजे को खटखटाता है, साथ ही बर्तन टूटने की आवाज़ आती है और एक लड़की जो है दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि आपका स्वागत है। कुरे बोलते हैं, ये क्या, इतनी छोटी सी लड़की अद्भुत माहिर? यहाँ पे वो लड़की कहती है कि आपने कभी किसी बोने को नहीं देखा क्या? कुरे कहता है, क्या कहा, बोना? अरे नहीं नहीं, माफ़ करना, दरअसल वह बात नहीं है। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं
ये बताइए कि आप ही यहाँ के अद्भुत माहिर हैं? लड़की बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे अद्भुत माहिर की सहायिका हूँ। मेरा नाम मिशेल लाला कोटा है, लेकिन हम इनसे आगे जाके मिशेल कहेंगे। यहाँ पे कोरी कहता है मैं यहाँ पे वंदना की सिफारिश से मदद करने आया हूँ। तो मिशेल कहती है वाह, कोई वाकई मदद करने आया है, हमारी मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे कोरी को पकड़ती है और बोलती है आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। तभी वह उसे एक बदबूदार तहखाने पे ले जाती है। तभी मिशेल कहती है माफ़ करना, मुझे जो है आपसे यहाँ की सफाई करवानी है। पूरे 3 हफ्ते बीत गए, मैं यहाँ की सफाई नहीं कर पाई। तो कोरी कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे जो है यहाँ पे घर के काम के लिए बुलाया गया है। हाँ भला मुझे अद्भुत खाने का काम क्यों ही देंगे। कोरी कहता है ठीक है, मैं समझ गया। मिशेल कहती है माफ़ करना, मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर पाती हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है मिशेल यहाँ पे आके मदद करो। मिशेल कहती है हाँ मैं अभी आई। तभी मिशेल कुरे तो कहती है माफ़ करना, मुझे मालकिन बुला रही है। यहाँ पर कुरे कहता है कोई बात नहीं। तभी कुरे अपना यूनिफॉर्म निकालता है और कहता है चलो अब मैं फिर अपना काम शुरू करता हूँ। और पूरे कमरे को वह चमका देता है और साथ ही बोलता है इस काम में तो आधा घंटा लग गया। साथ ही में कुरे बोलता है कि समझ नहीं आ रहा अब मैं अगला कौन सा काम करूँ। तभी वह आगे चलता है और सोचता है कि मिशेल जो है इसी रास्ते से गई थी ना। तभी वह आगे चलता हुई दरवाजे के बाहर पहुँचता है और खटखटाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है आ जाओ। कुरे बोलता है क्या मिशेल है यहाँ पे। तभी वह गर्ल बोलती है कि लेकिन तुम कौन हो। तभी यहाँ कुरू बोलता है जी मैं कुरुत हूँ, यहाँ पे मैं आज ही नौकरी पे लगा हूँ, मुझसे जो है गलती हो गई। तभी वह लड़की बोलती है कि ओफिलिया जी हैं जो मिशेल जो है तहखाने में गई हैं। तभी कुरे बोलता है अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कुरे बोलता है अरे ये क्या आपके पेट पे निशान। तभी वह लड़की बोलती है ये एक श्राप है। कुरे बोलता है कि मुझे लगा ही था, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ, क्या मैं इसे छू भी सकता हूँ। यहाँ पे लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं। कुरे तो कहता है छूने से इसे दर्द भी नहीं हुआ, शायद श्राप का असर इतना ज़्यादा है कि इसे दर्द भी नहीं हो रहा है, इसे दर्द महसूस भी नहीं हो रहा है, इसके अंदरूनी अंग हैं जो खराब हो गए होंगे, ऐसे में तो इसे भूख भी नहीं लगती होगी। तभी कुरे बोलता है आप कहिए तो मैं आपके लिए नाश्ते में कुछ बना पाऊँ। तभी कुरे किचन में आता है और मन में सोचता हुआ बोलता है कि तब से मैं जो हूँ नंगी लड़की को हाथ लगा और वहाँ पे आगे जाके गिर जाता है और कहता है कि हे ऊपर वाले मुझे माफ़ कर देना। अगले सीन में ओलिशिया को दिखाया जाता है जो एक रतन को बेच रही होती है और पूछती है इसकी कीमत क्या होगी। तभी वह लेडी कहती है 50,000 सोने के सिक्के। ओलिशिया कहती है कि यकीन नहीं हो रहा। तभी वह लेडी कहती है यकीन नहीं हो रहा। मिथिल और ओरिहार को दोनों को ये दोनों जो है असली हैं। उस लेडी का नाम मिमी को बोलती है ओलिशिया और पूछती है कि मिमी को तुम्हें क्या लगता है। ओलिशिया बोलती है कि मिमी को उसके बारे में बाहर पता चल गया तो क्या होगा। तभी मिमी को बोलती है या तो उसका अपहरण होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसका कत्ल होगा। वैसे इतने अरसे से इतना अनोखा लड़का दुनिया की नजरों से छिपा कैसे रहा। ओलिशिया कहती है कि सुना है कि उसे ड्रैगन ज्वालातंत्र से निकाला गया था। मिमी को बोलती है ज्वालातंत्र, मैंने सुना है उसका सरदार जो है गिरफ्तार होने वाला है। ओलिशिया कहती है क्या। तभी मिमी को कहती है कि अब तुम उस लड़की का क्या करोगी। ओलिशिया कहती है मैं तो ये चाहती हूँ कि वो एक अद्भुत माहिर बने, सबको दिखने से तो बेहतर होगा कि वो एक दायरे में, तभी उसके कारनामे दिखेंगे। सोचती हूँ कि मैं उसको अपना अंगरक्षक बना लूँ, मीन्स बॉडीगार्ड। बट सवाल ये है कि मैं उसे राजी कैसे करूँ। उसको जो है अपनी काबिलियत का जरा सा भी इल्म नहीं है, उसे खुद की कदर ही नहीं, उसे मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी नेक्स्ट सीन में हम हुरेतो को देखते हैं जो खाना पका रहा होता है। साथ ही में वहाँ मिशेल आती है अपनी मालकिन के साथ किचन में और ये देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पे कितनी सफाई हो गई। तभी हुरेतो कहता है कि आप ही ओफेलिया देवी हैं क्या। तभी वह लेडी कहती है हाँ मैं। तभी हुरेतो कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं बिना इजाज़त के ही आपकी रसोई गया। तभी वे देवी आती है और बोलती है अरे कोई बात नहीं, और खाने को देखते हुए बोलती है कि दलिया। तभी हुरेतो बोलता है जी हाँ, जो पीछे के कमरे में वो लड़की है ना, वो लड़की बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। तभी देवी बोलती है क्या तुम मिले उस लड़की से। हुरेतो बोलता है हाँ, क्या मैंने उससे मिलकर कोई गलती कर दी। तभी देवी बोलती है थोड़ी सी, उस लड़की का जिक्र किसी से मत करना, क्या तुम कसम खाते हो। तभी हुरेतो बोलता है जी हाँ। हुरेतो बोलता है कि जी अब बताइए अब मुझे और क्या करना होगा यहाँ पे। तभी देवी बोलती है आज बस इतना ही, बट कल भी इसी वक्त आ सकते हो और उसे पैसे देती है उसकी मेहनताने के। तभी कोरी बोलते हैं अरे ना ज़्यादा। देवी बोलती है शर्माओ मत, इसे रख लो अपने पास, तुमने इतना कमाने लायक काम किया है तुमने। तभी कुरे बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी कहती है कि ये सही नहीं हुआ, मैंने उसे जो है बाहरी शख्स से मिलने कैसे दिया। मैं ये कर तो रही हूँ श्राप के असर को धीमा करने के लिए, पर लापरवाह हो रही हूँ, मुझे और ज़्यादा ध्यान देना होगा। तभी गेट खुलता है और पीछे से आवाज़ आती है कि पर्दों को ऐसा खोला मत करो। देवी खाना लेके आती है और बोलती है कि कोई तुम्हें देख लेगा तो बहुत बुरा होगा ना। तभी वह लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ करना गुरुमा। तभी देवी बोलती है कि तुम्हारा लिबास जो है खुल गया है, ठीक से पहना करो। तभी वह लड़की बोलती है कि माफ़ करना, मुझे खुद से पहनना सीखा ही नहीं। देवी बोलती है कि जाहिर सी बात है, तुम्हारा जो हमेशा कोई ख्याल जो रखता था। जी हाँ गुरुमा, और उसे भूख लग रही होती है। तभी वह लड़की बोलती है कि माफ़ करना जी, कब से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी देवी हंसती है और बोलती है रुको जरा, मैं चख लेती हूँ, इसमें जहर तो नहीं है। तभी वह लड़की बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आखिर ये तो उसी आदमी ने बनाया है ना। देवी कहती है कि हाँ उसी आदमी ने जिससे तुम पल भर के लिए ही मिली हो,
वह लड़की बोलती है कि मेरा दिल कहता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, और फिर शराब के चलते ही मेरे शरीर वैसे ही बुरे हाल में है। ऐसे में मेरी जान लेने के लिए जहर की क्या ज़रूरत है? मान जाओ ना गुरु माँ। फिर वह लड़की बोलती है कि मुझे मालूम नहीं कि ये शराब जो है मुझे किसने दिया। मुझे हमेशा से सभी पे शक करना पड़ा है, पर कम से कम आज के दिन में जो हूँ किसी पे पूरा विश्वास करना चाहती हूँ। तभी देवी कहती है कि अच्छी बात है, आराम से खाओ। तभी वह लड़की बढ़ती है और बोलती है क्या खुशबू है। तभी वह खाना खाते हुए कहती है जरूर इसमें कुछ बूटियाँ होंगी, और खाने का स्वाद लेते हुए कहती है कि बहुत अच्छा स्वाद है, खाकर सुकून मिल रहा है। तभी देवी कहती है अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। यहाँ पे अचानक से उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और चम्मच गिर जाती है और वह अपना गला पकड़ लेती है, साथ ही में वह वहाँ से गिर जाती है। तभी देवी बोलती है क्या इस घर था। तभी देवी कहती है कि मैं ही लापरवाह थी, वह लड़का। तभी देवी भागती हुई कहती है मैं अभी दवा लेके आती हूँ। तभी वह लड़की उठती है और बोलती है गुरु माँ मैं ठीक हूँ। तभी हमें उस लड़के का नाम पता चलता लीजे होता है। गुरु माँ कहती है कि तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। तभी लीजे बोलती है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ। तभी वह अपना स्टोमच दिखाती है और बोलती है कि देखो। तो गुरु माँ कहती है कि शराब का असर जाने लगा है। इसका क्या मतलब है? शराब टूटा भी हो तो इतनी जल्दी ये कैसे हुआ? तभी एक सस्पिशियस आदमी बोल रहा होता है माफ़ कीजिएगा सर, मुझे लगा नहीं था शराब इतनी जल्दी टूट जाएगा। तभी दूसरा है कि अब वे और इंतजार नहीं करेंगे, वह दूसरे तरीके अपनाने वाले। ली जेलो चिद्दोवी की मौत फौरन हो जानी चाहिए। तभी उलेशिया और मिमी को साथ में एक शॉप पे आ जाती हैं। तभी सीन चेंज होता है और गुरुमा आती हैं और पूछती हैं कि मिमी को है क्या। तभी मिमी को कहती है कि देवी जी आप। देवी कहती है कि माफ़ कीजिएगा मैं इस वक्त आई, एक ज़रूरी बात थी इसलिए। मिमी को कहती है कि उलेशिया जो बेवकूफ़ जरूर है लेकिन उस पर विश्वास कर सकते हैं, आप इसे जो है अपने साथ शामिल कर लीजिए। तभी उलेशिया कहती है अरे तुम ये क्या कह रही हो। तभी देवी बोलती है कि उलेशिया जो राजकर्ता की भ्रमण करता थी। साथ ही में अपना परिचय देती हैं कि मैं हूँ अद्भुत माहिर ओफेलिया। साथ ही में जो देवी ओफेलिया होती हैं वह इंट्रोडक्शन कराती हैं और मिमी को उलेशिया जो होते हैं उन्हें देखकर चुप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 30 युवरानी लीजे ओथो देवी हैं, ऐसी जगह पे क्या कर रही हैं। तभी उलेशिया कहती है कि सुना था आप बीमार हैं युवरानी जी। तभी ओफेलिया कहती है दरअसल मिमी को इन्हें कोई बीमारी नहीं थी, दरअसल इन्हें शराब किया गया था। तभी उलेशिया कहती है किस लिए। ओफेलिया कहती है किसी ने इनकी कत्ल की कोशिश की। वे लोग चुप जाती हैं। ओफेलिया बताती हैं कि लीचे लोथे देवी इकलौती संतान हमारे महामहिम और उनकी पत्नी फ्रांसवा की, जो हमारे पूर्व के गुरुमुख साम्राज्य की वंशज है। इनका होना ही दोनों देशों के बीच अमन होने का प्रतीक है। तो उलेशिया कहती है कि तो मतलब कोई हमारे आपसी रिश्ते को खराब करना चाहता है। तभी उलेशिया कहती है हाँ, उत्तरी देश से जो है हमारी जंग खत्म हो गई है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नया बखेड़ा खड़ा करना है। तभी मिमी को कहती है युवरानी जी शुक्र है कि आप ठीक हो गई। तभी लीजे कहती है कि हाँ मिमिको जी। तभी कहती है कि आप इसलिए आई है ना कि मैं शराब देने वाले को पहचान सकूं। तभी लीजे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी शक्तियाँ जो है काम आएंगी। तभी मिमिको कहती है कि मैं अपने महामहिम की वफादार और महारानी फ्रांसवास, मेरी वफादारी आप उनकी पुत्री के लिए भी उतनी ही है। लेकिन युवरानी ये शराब तो बहुत ही शक्तिशाली था, ताजुब है जो आप उसे तोड़ पाई। तभी लीजे कहती है सही कहा, इसका श्रेय उस आदमी को जाता है जिसका नाम क्रुत है। उलेशिया और मिमी को जो होती है वो सरप्राइज हो जाती है, बोलती क्या, वो बोलती हैं क्या कहा, क्रुत को। अब हम इस कहानी में देखते हैं अब ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो उसे और थर्ड एपिसोड को जल्दी से जल्द देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।